नीट स्कॉलर्स, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी दिशा में मैं आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर्स की मेन लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप इसे याद कर लीजिएगा। ब्रीथिंग, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with carbon dioxide produced by the cell is called breathing. ब्रीथिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन होता है इनहेल ऑफ एयर, एक्सपायरेशन होता है एक्सहेल ऑफ एयर। ब्रीथिंग उन एनिमल्स में है जिनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। स्पंज सिलेंट्रेट फ्लैटफॉर्म्स, स्पंज सिलेंट्रेट फ्लैटफॉर्म्स में गैस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। स्पंज सिलेंट्रेट platform etc exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface। अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होती है और मॉइस्ट क्यूटिकल से डिफ्यूजन के द्वारा गैस एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल ट्यूब पाई जाती हैं जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो अर्थवॉर्म के इंसेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रैकिया। बुक गिल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लिमुलस का, और बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एरेक्निड के। एरेक्निड्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? एरेक्निड्स के बुक लंग्स। एरेक्निड में आते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन। गिल्स के द्वारा जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्रस्टेशियन में जैसे प्रॉन में गिल्स रेस्पिरेशन होता है। मोलस्क में जैसे यूनियो में गिल रेस्पिरेशन होता है। पाइला में गिल रेस्पिरेशन होता है। गिल रेस्पिरेशन को टीनिडियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। टीनिडियल CTENIDIL टीनिडियल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। तो मोलस्क जैसे पाइला यूनियो में टीनिडियल रेस्पिरेशन है। क्रस्टेशियन में गिल्स रेस्पिरेशन है। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड एंड मोलस्क में गिल्स रेस्पिरेशन है। वेराइज वेस्कुलराइज्ड बैग called lungs pulmonary respiration are used by terrestrial form for the exchange of gases। पाइला में पल्मोनरी और गिल्स दोनों तरह का रेस्पिरेशन होता है। याद रखिएगा, पाइला में पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी है और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी है। वर्टिब्रेट में देखिए, फिश यूज गिल। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस का लार्वा टेडपोल, उसमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियन में फ्रॉग में रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी होता है जिसे हम कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। फ्रॉग में बक्कल कैविटी के द्वारा भी, मतलब बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। फ्रॉग के लार्वा टेडपोल में गिल्स रेस्पिरेशन है और फ्रॉग में पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी है। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन लाइन देखिए आप। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन टू द ट्रैकिया। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग स्वेलिंग Glottids can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottids.
to prevent the entry of food into the larynx. ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है. ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. मार्क कर लें इसको. एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज होता है. डायग्राम आ रही है. डायग्राम में कुछ मेन पॉइंट्स को मार्क कर लें. एपिग्लॉटिड्स, प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्वुलाई, प्लूरल फ्लूइड एंड ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकस. नेक्स्ट पेज पर आइए. नेक्स्ट पेज पर आप देखिए. सेकंड पैराग्राफ में रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. खास पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. इंस्पायरेशन, इनहेल ऑफ एयर, एक्सपायरेशन, एक्सहेल ऑफ एयर. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure, mark कर लें इसको, in the lungs with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration take place when intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. %75 डायफ्राम रोल प्ले करता है ब्रीथिंग में. इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 75% रोल प्ले करता है डायफ्राम. नेक्स्ट पेज पर इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को शो किया गया है. डायफ्राम के मूवमेंट को दिखाया गया है. नेक्स्ट, an increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. ये हो गया इंस्पायरेशन. Relaxation of diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume, thereby the pulmonary volume. This lead to an increase the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. क्या कहेंगे इसको हम? एक्सपायरेशन कहेंगे. नेक्स्ट, ब्रीथिंग रेट कितना है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. ये ब्रीथिंग रेट है. वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ए स्पायरोमीटर. ये क्लिनिकल असेसमेंट है पल्मोनरी फंक्शन का. नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml. 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक हेल्दी ह्यूमन इंस्पायर और एक्सपायर करता है.
टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV मार्क कर लीजिए इसको आप 2500 ml से लेकर 3000 ml तक। इंस्पायर बाई ए फोर्सेबल इंस्पायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV कैन एक्सपायर बाई ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन। वॉल्यूम को अंडरलाइन कीजिए 1000 से लेके 1100 ml। नेक्स्ट पेज पर जाइए। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम को मार्क कीजिए। फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में जितनी एयर रह जाती है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। 1100 ml से लेकर 1200 ml तक। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है 1100 ml से 1200 ml तक। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मार्क करें IC इक्वल टू TV प्लस IRV। नेक्स्ट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TV प्लस ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV। वाइटल कैपेसिटी ERV TV प्लस IRV। एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी दिस इंक्लूड RV, ERV, TV and IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेबल को मार्क कीजिए। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन 159 इसका पार्शियल प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 पार्शियल प्रेशर है। एल्वलाई में 104 mmHg पार्शियल प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड के एल्वलाई में 40 mmHg पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर को PO2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है PO2 है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 40। नेक्स्ट पेज पर आइए। इस डायग्राम को मार्क कीजिए। एल्वलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मार्क कीजिए आप। सिस्टमिक आर्टरीज में PO2 और PCO2 मार्क कीजिए। फिर सिस्टमिक वेन में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 और PCO2 को मार्क कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने जो डायग्राम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। इसको मार्क कर लीजिए आप। मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस। डायग्राम को मार्क कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूरा याद, इस डायग्राम को कंप्लीटली याद कीजिएगा इसे। नेक्स्ट आ जाइए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, 3% ऑक्सीजन कैरिड बाय इज कैरिड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय RBC और 70% बाय कार्बोनेटेड फॉर्म में और 7% जो है वो डिजॉल्व स्टेट में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट का डायग्राम बना हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए आप। इसमें ये भी मार्क कर लीजिएगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को किस एक्सिस पे शो किया गया है और परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन को किस एक्सिस पे
रिपोर्ट किया गया है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको आप जरूर याद करेंगे। लास्ट में ये 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under the normal physiological condition. Oxygen distribution curve is highly useful in studying the effect of factor like PCO2 hydrogen ion concentration on binding of oxygen with hemoglobin. नेक्स्ट पेज पर जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन 20 से 25%. The binding is this binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is major factor which could affect this binding. When PCO2 is high and PO2 is low, as in tissue, more binding of carbon dioxide occurs. When PCO2 is low and PO2 is high, as in alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin take place. नेक्स्ट आ जाइए, 100 ml deoxygenated blood deliver approx 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा आप, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब टेम्परेचर कम होता है तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है तब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में जाता है। और जब पीएच की वैल्यू इंक्रीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो जाता है तब ग्राफ लेफ्ट साइड में जाता है। रेगुलेशन और रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड होता है। ब्रीथिंग सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे अभी नोट कर लें कि ब्रीथिंग सेंटर ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोंस वेरोली में होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोंस वेरोली में होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में ब्रीथिंग सेंटर है और पोंस वेरोली न्यूमोटैक्सिक सेंटर में है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोंस वेरोली में, ठीक है। एक बार रिवाइज और करें, ब्रीथिंग सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा और न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन पोंस वेरोली ऑफ द ब्रेन। कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion। इसको मार्क कर लिया आपने, ठीक है। दो लाइन के बाद देखिए, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन।
रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अस्थमा मरिए इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, डिफिकल्ट ब्रीथिंग। एम्फाइसेमा, लंग्स की एल्वेलाई डैमेज हो जाती है इसमें, और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, स्मोकिंग से होता है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डस्ट का अगर लॉन्ग एक्सपोजर होता है तब इन्फ्लेमेशन होता है और फाइब्रोसिस आता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट, समरी में आ जाइए। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला region of brain, a pneumotaxis center in the pons region of the brain, and a chemosensitive area in the medulla can alter respiratory mechanism. ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए मैंने सिर्फ चैप्टर को अंडरलाइन किया है, इसका एक्सप्लेनेशन मेरी दूसरी वीडियोस में है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।